गुड इवनिंग दोस्तों। रमेश जी और सुनील जी साथ में होते हैं तो राम और श्याम की जोड़ी होती है, जैसे कि मोदी और अमित शाह जैसे है। और उस तरह से अपने को ज्ञान का भंडार सबको मिलता है। और मैं मेरी जात को माँ सेवा का एक सेवक समझता हूँ। और जो जो प्रॉब्लम्स और जिस तरह से मुझे कहते हैं तो सैनिक की तरह से मैं हमेशा माँ सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, प्रॉपर्टी के कन्वेंस रिलेटेड लॉस और कंज्यूमर लॉस। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आप एक फ्लैट परचेजर ऐसा मत सोचिए कि बिल्डर पावरफुल है। मेरी राय में बिल्डर जितना कमजोर कोई नहीं है। अपन उनसे खामखा घबरा रहे हैं कि वो पावरफुल है करके। आपको ये सोचना बहुत ही जरूरी है कि बिल्डर को 50 तरह की परमिशन लानी है, अपने को कोई परमिशन नहीं लानी है। अपन ने सिर्फ पैसा देना है और एक बार पैसा दे दिया है, बाद में शेयर की माफिक अपने को अपने हक सब मिलने चाहिए। जहां तक प्रॉपर्टी के कानून है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट है और अभी जो है वो कानून आया है रेरा का। प्रॉपर्टी जैसे आप जानते हैं, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट वो पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट का विशेष महत्व रहता है। बाय एंड लार्ज अपन सब मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट के मुताबिक अपन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। और उसके विभिन्न नाम जैसे होते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है, ऐसे इत्यादि होते हैं। महारेरा आने से बिल्डर्स लोग की अकाउंटेबिलिटी काफी बढ़ गई है। और आप पढ़ रहे हैं कि सब जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो काफी जजमेंट्स बिल्डर के अगेंस्ट हो रहे हैं। और जो बिल्डर्स की मस्ती थी वो मेरी राय में काफी कम हो रही है। मजाक के तौर पे पहले कहा जाता था बिल्डर यानी बिल का डर नहीं है, और आज परिस्थिति बदल चुकी है। पहले के जमाने में दाम बढ़ रहे थे और अभी कम हो रहे हैं, इसलिए बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है। और अब अपन कानून के बारे में बात करें। बल्क ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो रेरा आने के पहले खरीदी हुई है, इसलिए अपना जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज मोर कनेक्टेड विद महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट। ऑफ कोर्स रेरा इज आल्सो देयर। एग्रीमेंट जो होता है, जो कानून बनता है प्रॉपर्टी का, उसे अपन रेगुलेट करते हैं महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट से। और गवर्नमेंट ने देखा कि कई बिल्डर्स लोग फ्लैट परचेजर्स को ठीक तरह से ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने एक मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बनाया है। प्रॉपर्टी परचेजर और सेलर के साथ में उन लोगों ने किस तरह से बिल्डर को एग्रीमेंट करना है वो उसमें बताया गया है। अब एग्रीमेंट में बिल्डर्स लोग ढेर सारी मनमानी करते थे, इसलिए उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है और उन्होंने कहा है कि ये 3 क्लॉसेस जो है वो कंपलसरी है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में 3 नोट्स दी गई है। पहली नोट है नोट नंबर 1। दिस इज ओनली अ मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट which will have to be modified and adapted in each case, having regards to the facts and circumstances of each case. But in any event, such clauses, clause number 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 22, which are statutory and mandatory according to the provisions of the Act, and these rules shall be retained in each and every individual agreement executed between the promoter and flat purchaser. अब क्या कहा गया है? Any departure or variation from these statutory and mandatory conditions being violative and ultra vires the provisions of the Maharashtra Ownership Flats Act will not be binding and enforceable upon the parties. एक मिनट के लिए अपन रुक जाते हैं। बिल्डर चाहे एग्रीमेंट में कुछ भी लिखे, अच्छी बात है, पर ये अगर क्लॉज नंबर 1 से 5, 8 से 13 और 22 के विरुद्ध है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। उसमें से मैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्लॉसेज आपके सामने लेता हूँ। क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है? द प्रोमोटर शैल कंस्ट्रक्ट द सेड बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड एंड डैश अपर फ्लोर्स विद एज पर लॉज एंड रेगुलेशंस। साथ साथ में ये भी कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट द प्रमोटर शैल हैव टू ऑब्टेन प्रायर कंसेंट इन राइटिंग टू द फ्लैट परचेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वेरिएशंस और मॉडिफिकेशंस व्हिच मे एडवर्सली इफेक्ट द फ्लैट ऑफ द परचेजर।
यानी बिल्डर आपके पास साथ फ्लैट का सौदा करता है तो कितने माले का बिल्डिंग बनाने वाला है वो उसको कंपल्सरीली आपको कहना है। ये था क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 2 में कहा गया है कि आपका फ्लैट का दाम कैसा है और किस तरह से पेमेंट करना है। मान लो आपने फ्लैट परचेज किया है 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का सिर्फ आपका फ्लैट नहीं होता है। कानून में ऐसा कहा गया है कि 1,90,00,000 का आपका फ्लैट है और 10 लाख जो है वो कॉमन एरियाज का आपने पैसा दिया है, जैसा कि ओपन पार्किंग, फील्ड पार्किंग, टेरेस इत्यादि, वो सब का आपने पैसा दिया है। यानी आप सब लोग का वो चीज में पूरा राइट है, वो आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ये पेमेंट भी जो करना है वो बिल्डर बोलेगा उस तरह से नहीं, पर कानून में स्पेसिफाई कहा गया है कि प्लिंथ का काम होगा तो 10% देना है, स्लैब का काम हो गया तो 20% देना है, उस तरह से बताया गया है। और खास करके चौथा क्लास जो है उसमें लिखा गया है, the promoter hereby declares that the floor space index available in respect of the land is dash square meters only। यानी कि जब भी आप पहला रुपया बिल्डर को देते हो उस वक्त का प्लान है, उसमें जितना एफएस है उतने पे ही बिल्डर का राइट है। दूसरा अभी क्लॉज अपन आते हैं नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 क्या कहता है कि मालिक एक जगह का है, बिल्डर डेवलपर है और अपन फ्लैट परचेजर है। कन्वेंस मिलने के लिए ओनर को जबरदस्ती कंपल्सरीली ही हैज टू बी जॉइंड एज अ कंफर्मिंग पार्टी। In such a case, the owner will have to be joined as a confirming party to the tripartite agreement in model form of agreement to be executed between the promoter, flat purchaser, and the owner, so that the owner is bound by all the terms, conditions, and covenants of the tripartite agreement। अभी यहाँ पे अपन 2 मिनट के लिए रुकते हैं। बिल्डर को जो है ओनर के साथ कई बार पटता नहीं है और वो उसको आम तारे दिखाता है। वो जानबूझ के ओनर को पार्टी नहीं बनाता है। उसका वजह यह है कि अगर वो उसको पार्टी बनाता है और कल उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो बिल्डर बोले, ओनर बोलेगा मैं इधर साइन करने को नहीं आऊंगा। नतीजा डेवलपर हरदम ओनर के नीचे ही रहेगा। इसलिए वो जब भी एग्रीमेंट करते हैं तो आमतौर पर देखा गया है कि वो एग्रीमेंट में ओनर पार्टी ही नहीं रहता है। ये महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट की कलम का उल्लंघन है और इस उल्लंघन के लिए बिल्डर को बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है अगर आप लोग में यूनिटी है और आप लोग जो है फॉर्म हो गए तो। अभी मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ। पहले जब भी था बॉम्बे में 0.5 एफएसआई थी चेंबूर में और 1 एफएसआई थी सिटी में। वक्त के साथ साथ वो एफएसआई फंजिबल एफएसआई बढ़ा के 1.33 कर दी गई सिटी के लिए और टीडीआर का कंसेप्ट आया। एक एफएसआई पे एक टीडीआर था, 1.33 एफएसआई हो गई और 1.33 टीडीआर भी हो गया। नतीजा बिल्डर को कंस्ट्रक्शन के फायदे मिलने लगे। वास्तविकता में ये सब चीज फ्लैट परचेजर की प्रॉपर्टी है और उसको ये फायदे मिलने चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप कन्वेंस के लिए बिल्डर के पास जाते हो तो आपको ये चीज ख्याल रखना चाहिए कि ये चीज आपका हक है, वो बिल्डर की प्रॉपर्टी नहीं है, आपका है। और आप इसमें बेशक उसके पास पैसे भी मांग सकते हो और ये चीज आपकी राइट है। एंड इट इज अ फ्रॉड बीइंग कमिटेड बाय द बिल्डर्स। और आप में यूनिटी है तो आपके ऊपर उसके ऊपर कानूनी दावपेच खेल सके, अगर अपन दावपेच अपन कानून से अपने आप राइट एनफोर्स करा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट बहुत ही अच्छा तरीका है और साथ साथ में क्रिमिनल केस कर सकते हैं क्योंकि ये सब एक्ट बिल्डर के चीटिंग है, फ्रॉड है, क्रिमिनल ब्रेच ऑफ ट्रस्ट है। बिल्डर जो जैसे मैं कहता हूँ आज 3 करोड़ के ऊपर मैटर होती है तो इमीडिएटली इट बिकम्स वी कैन रिफर द मैटर टू क्राइम ब्रांच। तथा ललिता देवी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस के हाथ भी टाइड अप है, उन्हें जबरदस्ती उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। और आपको अगर पुलिस स्टेशन से कॉपरेशन ना मिले तो आप पहले सीनियर इंस्पेक्टर को मिलिए, एसीपी को मिलिए, डीसीपी को मिलिए एंड इवन यू कैन रिफर फॉर 3 crores एंड अबव मैटर्स टू क्राइम ब्रांच। ये आप तरह से प्रेशर ग्रुप से जाओगे तो डेफिनेटली आपके काम
अच्छी तरह से होंगे। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कई बार बिल्डर्स जो है वो फ्लैट परचेजर्स को हिसाब भी नहीं देते पैसे लेने के बाद में। ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस है, उसे ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देने पड़ते हैं। बिल्डर्स लोग तो क्या करते हैं कि सोसाइटी बनती है, फिर मेंटेनेंस के लिए भी ऑब्जेक्शन लेते हैं, बोलते आप मेंटेनेंस नहीं देंगे। ये कुछ चलने वाला नहीं है और ये सारी बिल्डर्स की जिम्मेदारी है। अभी ये जो मैंने बता रहा था आपको कानून के बारे में, बिल्डर आपको यही बोलेगा कि आप एग्रीमेंट का ये क्लॉज पढ़ लो। सबसे पहले चीज आपको जो ख्याल रखनी है कि आपके ग्रुप में से, आपके टीम में से जो परचेजर्स है, सबसे पहला पेमेंट किसने कौन सी ईयर में किया, उसी ईयर का उतना ही पेमेंट पे बिल्डर का हक लगता है एफएसआई में। उसके बाद में जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं एफएसआई में, वो मेरे राय में वो सारे फ्लैट परचेजर्स के बेनिफिट्स है। और ये चीज में आपको बहुत ही मदद करेगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आप आपका एग्रीमेंट जो है ध्यान से स्टडी कीजिए, आप आईओडी की कंडीशन स्टडी कीजिए, तो उसमें आपको कई चीज जानने को मिलेगी। और आरटीआई के माध्यम से आपको जिन्हें प्लान इत्यादि मिलेंगे। तो आपको बिल्डर को ये सवाल करना है कि मेरे 10 साल पहले जब तूने पहला बुकिंग किया इतनी एफएसआई थी, तो अभी तू ज्यादा एफएसआई कैसे क्लेम कर सकता है? ये गलत बात है। एंड गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स विल सपोर्ट यू। आगे के सालों में देखेंगे तो अर्बन लैंड सीलिंग की परमिशन थी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की परमिशन जब ली गई रहती है, तभी ढेर सारी कंडीशंस उस पे वो हो जाती है। तो यूएलसी की कंडीशन में भी एक क्लॉज होता है कि हम कन्वेंस तुरंत देंगे। सेकेंड थिंग जो देखा जाता है वो मॉडल एग्रीमेंट है, वो खाली एग्रीमेंट दिखाने के वास्ते नहीं है, इट हैज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। कानून ये कहता है कि मोफा का एग्रीमेंट है और रेरा में एग्रीमेंट है, तो रेरा के क्लॉसेस वो प्रबल रहेंगे एंड दैट विल बी बाइंडिंग बिकॉज दैट इज अ सुपीरियर एक्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। एंड रेरा विल डेफिनेटली हैव इट्स ओन वेटेज। और अपन देख रहे हैं कि रेरा में जजमेंट्स फास्ट जस्टिस मिल रही है और डेफिनेटली बिल्डर्स लोग भी जो है अभी दे आर रिस्पेक्टिंग लॉ मोर एंड मोर विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्डर यूनिलैटरली प्लान चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर वो कोई भी इस तरह के कार्य करते हैं तो दैट अमाउंट्स टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। एंड योर फोकस शुड बी टू टैप ऑल योर रिसोर्सेज, जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट है, यू हैव टू टैप क्रिमिनल कोर्ट्स आल्सो। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्डर के साथ आप डील करते हो तो आपको कन्वेंस का डॉक्यूमेंट साइन करने की भी जरूरत नहीं है। कानून में आप कन्वेंस को इम्पोर्टेंस देते हो, और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि योर फोकस शुड नॉट बी ऑन कन्वेंस, योर फोकस शुड बी ऑन गेटिंग द प्रॉपर्टी कार्ड ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द लीगल एंटिटी, जो आमतौर में सोसाइटी होती है। आपका फोकस प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आपके नाम पे आना चाहिए, आपका फोकस पानी का बिल आपके नाम पे आना चाहिए, आपका फोकस प्रॉपर्टी कार्ड जो है आपके नाम पे होना चाहिए, सिटी सर्वे की फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, कन्वेंस होना चाहिए, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द प्रॉपर्टी आपको मिलने चाहिए। ये आप जब भी बात करते हो तो इस तरह से अपने को फोकस के साथ जाने चाहिए। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, फ्री होल्ड होती है या लीज होल्ड होती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज का कन्वेंस होता है और लीज होल्ड प्रॉपर्टीज रहती है तो उसका असाइनमेंट होता है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू अबाउट लीज प्रॉपर्टी। आज 999 ईयर्स का लीज है और 10 साल हो गया, नतीजा बचे अभी 989 ईयर्स। तो अपने को डीड ऑफ असाइनमेंट जो है वो 989 साल के लिए लेना चाहिए। बिल्डर के साथ बात करते हैं तो अपने को उसके कोई भी टेक्निकल टर्म्स या कोई भी बात में इंटरेस्ट नहीं होना है। और उसके साथ जब निगोशिएशन की भी बात होती है तो आपको पहली बात उसको यही कहना है कि तेरे को अगर बात करनी है तो तू हमारे टीम इधर आके बात कर हमारे सोसाइटी में। अपने को उसके वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है ना कि अपने यहाँ अपनी होम पीठ में अपन पावरफुल रहते हैं, अपने नंबर्स भी ज्यादा रहते हैं। और तजुर्बे से ये मैं कहता हूँ कि 2 जन बोलने का शुरू करते हैं तो बाकी 15 जन तुरंत बोलते हैं, पर कब सब डरते हैं बोलने के लिए। पहली बात तो आप दूसरे के एटमॉस्फेयर में जाते हो, आपका होम पिच और कंफर्ट लेवल में भी फर्क कभी कभी गिर सकता है।
तो जब भी निगोशिएशन की बात आती है तो आपको ये पॉइंट ख्याल रखना है। दूसरा, आपका कोई मीटिंग भी होता है तो वन साइडेड मिनट्स उसको भेज देने की कि तूने इतना चीज तैयार किया है, प्लीज कंफर्म कर, और तेरा कंफर्मेशन नहीं आएगा तो हम समझेंगे कि 7 दिन में तेरा कंफर्मेशन नहीं आया, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज अप्रूव्ड एंड बाइंडिंग अपॉन यू। इस तरह से पेपर वर्क का अपने को अच्छी तरह से उसका एडवांटेज भी लेना बहुत जरूरी है, और ड्राफ्टिंग जो करना है ये सब में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ताकि वी कैन पुट अप अवर पॉइंट्स इन अ प्रॉपर वे। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही है और आपको लगता है कि आपकी सही चीज सुन नहीं सकते हैं, तो मेरी राय में देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू हायर अ पीआर एजेंसी, क्योंकि आपको जो कहना है वो सही बात बताना है, और सही बात के लिए कोई कानून आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। अगर आप सफर करते हो तो आपको राइट है, आप पब्लिक को भी बताएं और आप भी शेयर करें तो मैंने इस तरह से सफर किया, और इसमें पीआर एजेंसीज आपको काफी मदद कर सकती है। आज की जरूरत में जब अगर आपको प्रॉपर्टी का ये कन्वेंस नहीं मिला है कि बेनिफिट्स नहीं मिले हैं आपको जो प्रॉमिस है, तो आपको किस तरह से आपका केस तैयार करना है। सबसे पहले तो आपको लीगल जो है एक नोटिस इश्यू करना है, और जो लीगल नोटिस में आपको सारे पॉइंट्स को आपको कवर करना है। आप आपके मेंबर से भी उसके लिए इनपुट्स ले सकते हो, और जो जो तकलीफ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के डिफेक्ट्स की कंस्ट्रक्ट है, एरिया कम दिया गया है, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं दिया है, ये सब चीज अपने को उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्रीमेंट भी पढ़िए, आपका ब्राउचर भी देखिए, बिकॉज ब्राउचर में जो जो कमिटमेंट्स वो कहते हैं, बाद में एग्रीमेंट में जो भी लिखते हैं, तो वो उसको देना बाइंडिंग है। एक सवाल ये आता है कि वो लिखता है कि ब्राउचर में ये तो खाली एक पिक्चर है एंड दिस, ये जरूरी नहीं कि ये सब चीज हम देंगे, तो ऐसा लिखने से भी वो उसके जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। ये उसकी जिम्मेदारी है और उसको इनकी ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। पार्किंग के लिए कई बार झगड़े होते हैं। कानून ये कहता है, रेगुलेशन 36 टेबल 15, कि 25% पार्किंग जो है वो विजिटर्स के लिए रखनी कंपलसरी है। एग्रीमेंट में अगर कोई क्लॉज लिखा है ऐसा है वैसा है, तो आपको उससे गवर्ने का नहीं है। स्टैट्यूट जो है दैट इज सुप्रीम। एग्रीमेंट के क्लॉज कैनॉट सुपरसीड द प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट। मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं चोरी हुई गाड़ी घुमाता हूँ, तो कल ओरिजिनल ओनर आएगा तो मेरे को गाड़ी देनी पड़ेगी उसके, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। So that is very important, and that you have to keep in mind. Statutory obligations जो है that is very very clear, and one has to respect the statutory obligations. Contractual obligations उसके नीचे है, जैसे कोई भी चीज में एक्ट है, एक्ट के नीचे रूल्स है, उसी तरह से स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है ना, उसके नीचे ये एग्रीमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है। तो ये चीज आपको खास ख्याल रखनी है। कई बार अपने को ऐसा लगता है कि हमने एग्रीमेंट के पोजीशन लेटर पे साइन करके दिया है, तो बिल्डर को बाइज्जत कर दिया, पर उसकी कोई लीगली वैलिडिटी नहीं रहती है। ब्लैंकेट कंसेंट obtained at the time of handing over of possession or at this thing has got no relevance. Consent should be meaningful and effective. It has to be on a level playing field. अगर अपन कोर्ट को कहते हैं कि बिल्डर ने उसका डोमिनेंट पोजीशन यूज किया है और उसने उस चीज का फायदा वो उठाया है, तो कोर्ट जरूर अपनी बात सुनती है। और ये चीज के लिए अपने को खास एम्फेसाइज करना चाहिए अपनी नोटिस में और अपने करस्पॉन्डेंस में और कोर्ट केस में, ये बहुत जरूरी होता है। आप जो क्लेम करते हो कॉम्पेंसेशन, तो क्लेम कॉम्पेंसेशन सिर्फ ब्याज के अमाउंट का ही नहीं होना चाहिए, आपको मानसिक जो नुकसान गिरा है, आपने जो गेट किया है, वो सब का भी आपको क्लेम्स करना चाहिए। आपके एफएसआई के जो राइट्स है, वो राइट्स को जो है वो भी आपको क्लेम करना चाहिए। कई बार आप बीएमसी को भी पार्टी बनाइए, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, तो उससे भी उसको तकलीफ गिर सकती है। आपके प्लॉट में थोड़े फ्लैट बढ़ते हैं, तो फ्लैट बढ़ने से आपको डबल नुकसान गिरता है। आपको डबल नुकसान इसलिए गिरता है कि लिमिटेड जगह जो थी उसमें फ्लैट बढ़ गए। अगर फ्लैट बढ़ते हैं तो स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, वॉकिंग ट्रैक, जिम्नेशियम, तो ये सारी चीज पे जो लोड आता है वो बढ़ जाता है, और वो लोड जो बढ़ता है तो उसकी वजह से मोर पीपल यूज इट, तो आपको उसमें यूटिलाइजेशन में वो फर्क गिर जाता है। तो दैट इज द
this particular thing which you have to keep in mind. आज कंस्ट्रक्शन भी बराबर नहीं किया रहता है तो वो भी इफेक्ट्स है इसमें डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में। आपको कभी भी एग्रीमेंट देखते हो तो उसमें आईओडी देखी है और कई बार बिल्डर ने लिखा था CA2 कॉन्स्टिट्यूएंट अटॉर्नी ऑफ सो एंड सो बिल्डर, तो इसका मतलब ये है कि उसको ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ही करना पड़ता है क्योंकि उसने उसके नाम पे प्रॉपर्टी करवाई नहीं है। कानून कहता है कि प्रमोटर हैज टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन टाइटल और उसमें एक्सेट्रा वर्ड यूज किया है। वेरी रेयरली इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ द वर्ड एक्सेट्रा इज बीइंग यूज्ड। तो ये सब चीज आपको एकदम ख्याल रखना चाहिए। कंज्यूमर अभी मैं आपको जो है टाइम जो है मेरे को 9 o'clock तक का था, तो थोड़ी देर में अभी मैं कंज्यूमर के प्रोविजंस आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अभी जो दरकम फेरफार आ रहे हैं कंज्यूमर लॉज में आ चुके हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ चुका है। इसमें लिमिट जो थी वो बढ़ा दी गई है। पहले फोरम की लिमिट 20 लाख थी, अभी वो लिमिट 1 करोड़ की हो गई है। स्टेट कमीशन की 10 करोड़ हो गई है और 10 करोड़ के ऊपर जो है ये इसमें जो है नेशनल कमीशन। कंज्यूमर के लॉज में एक बेस्ट पार्ट है कि आपको वकील को रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद आपका केस अच्छी तरह से सिंपल वे में वो कर सकते हो। लिबरल अप्रोच इसमें लिया जाता है। आप कंज्यूमर हो तो आपको एक ही चीज देखेंगे, डिस्प्यूट का जो व्याख्या है वो आप उसमें बैठते हो कि नहीं। अगर आप धंधा करते हो, कमर्शियल इश्यू है, यू एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, यू कैन नॉट डू इन कंज्यूमर कोर्ट। लाइवलीहुड है कि इसका एक एग्जांपल है। आज कोई दाम बढ़ा रहा है, 10 रुपए का भी वो 20 रुपए में बेच रहा है, आपका ऑप्शन है खरीदना है ना खरीदना, तो ऐसे इश्यूज आप नहीं ले सकते। कंज्यूमर यानी कौन है? कंज्यूमर जो ग्राहक है उसे कंज्यूमर कहा जाता है। कॉमर्शियल इक्विपमेंट्स नहीं आता है। आज गुड्स मैंने मेरे खुद के लिए खरीदे तो मैं कंज्यूमर बनता हूँ। आज हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स है वो कंज्यूमर नहीं बनते हैं। ऐसे डिस्प्यूट कुछ होता है तो फोरम डिसाइड, कंज्यूमर कोर्ट डिसाइड करते हैं कि वो कंज्यूमर है कि नहीं। कैश बिफोर अलॉटमेंट भी कंज्यूमर नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ सर्विस यानी कौन सी चीज जो प्रॉमिस उसको मिलनी चाहिए वो ना करे तो उसको डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कहते हैं। चाहे वो एयरलाइन की टिकट का है, बैंकिंग की सर्विस है, कोरियर सर्विस है, एजुकेशनल सर्विसेज है, तो ये सब चीज जो है उसे कंज्यूमर कहा जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट अगर वन साइडेड है तो डेफिनेटली वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अनरिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, तो उसके लिए भी ले सकते हैं। अभी नए वक्त के साथ साथ में कई चीज नई नई आई है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन बढ़ाई गई है। आज पहले के जमाने में ईमेल नहीं था, मास एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया नहीं था। अभी वक्त के साथ साथ में वो सब चीज भी आई है और वो सब चीज को भी उन लोग को इंक्लूड किया गया है। इससे फायदा क्या होगा कि जो आज मैं कंज्यूमर हूँ, मैं समझो घाटकोपर में रहता हूँ और मेरा मेरा काम का धंधे की वजह से, नौकरी की वजह से मेरे को दिल्ली जाना, तो मैं दिल्ली से भी मेरा केस कर सकता हूँ और बॉम्बे से भी कर सकता हूँ। कंज्यूमर को जो है वो उसको बेनिफिट्स दिए गए हैं इधर किस तरह से केस करने का। आज मीडिएशन के प्रोसेस हुए हैं। आज जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं कंपनी के, उसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे आर सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, और उसके लिए उन लोग को भी वो लाइबिलिटीज हो जाती है। ई कॉमर्स जो है तो ई कॉमर्स को भी कंज्यूमर की व्याख्या में लिया गया है। और जिस तरह से जो सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो बेनिफिट्स के मुताबिक कंज्यूमर का भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। ऑब्जेक्टिव है, एकदम सिंपल वे में उसको उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने चाहिए। अभी जो टेक्निकलिटीज है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। सिंपल टर्मिनोलॉजी, मैंने चीज खरीदी है और मैंने चीज खरीदी इसलिए मैं ग्राहक हूँ, मुझे अन्याय नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे उसकी बेनिफिट्स मिलनी चाहिए। और ये पॉइंट भी अपने को जाना है कि गवर्नमेंट एजेंसी, सेमी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज जो है ना, ये भी कंज्यूमर ये है ना, ये भी कंज्यूमर में प्रोटेक्शन एक्ट में आ जाते हैं। आज
ये जो कंज्यूमर है जो ये आ जाते हैं तो उसके सामने भी अपन एक्शन ले सकते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट होना बहुत जरूरी है। वो आज लैंड का डिस्प्यूट हो गया तो वो आपका वो नहीं आ जाता है, दैट विल नॉट कम। अगर कंप्लेनेंट जो है कोई भी चीज में शिकायत होती है, चाहे वो शिकायत गुड्स के बारे में है, चाहे वो शिकायत सर्विसेज के बारे में है, ट्रेडर के बारे में है, तो ये सारी कंज्यूमर में आ जाती है। आज कोई अच्छा प्रोडक्ट बेचता है, ज्यादा दाम लेता है, तो वो कंज्यूमर में नहीं आएगा। कंज्यूमर कौन है? जो ग्राहक जो गुड्स लेता है, सर्विसेज लेता है, चाहे वो सर्विसेज वो हायर करता है या किस तरह से भी, तो वो कंज्यूमर बन जाता है। बट दैट शुड नॉट बी अ कमर्शियल इन एंगल। कमर्शियल पर्पस के लिए लेता है, मैं बेचने के लिए माल लेता हूँ, तो मैं खुद का कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो खुद के लिए नहीं ले रहा हूँ, तो आई विल नॉट बी कमर्शियल पर्पस की डेफिनेशन होने से मैं वो यूज नहीं कर सकता, मैं कंज्यूमर नहीं होगा। हम डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, वो जो है बेचने वाला एज ए कंज्यूमर नहीं होता है, फ्रेंचाइजी वाला कंज्यूमर नहीं होता है। कमर्शियल पर्पस मैंने बताया, मशीनरी जो खरीदते हैं मेरे पर्सनल यूज के लिए वो हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी को भी अपन ले सकते हैं। गुड्स में डिफेक्ट्स कुछ भी मिलते हैं तो डेफिनेटली गुड्स या सर्विसेज नहीं मिलती है तो वो उसमें आ जाते हैं। सर्विसेज जो है ना, जो सर्विसेज जो है जो अभी सर्विसेज जो है वो भी आ जाएगी। ये प्रोफेशनल सर्विसेज जो है डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब भी आ जाएंगे। पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो ऐसी ऐसी सिंपल टर्मिनोलॉजीज में जो है ये सारी चीज जो है गुड डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है, ये सब जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको टेक्निकलिटीज में कोई भी चीज में आपको कभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन सिंप्लिसिटी, व्हाट इट इज और क्या है। आपका कंप्लेंट एक सिंपल माध्यम से आपको कंप्लेंट करनी है, और वो कंप्लेंट में आपको किस तरह से नुकसान गया है। आपने कोई चीज खरीदी है तो कैश मेमो है, तो कैश मेमो को आपको इम्पोर्टेंस देना है, और बोला मैंने मेरे यूज के लिए किया था और मेरे को ये इसे मिला नहीं है, तो दैट गिव्स यू राइट टू बी अ कंज्यूमर। एंड लेट मी टेल यू, उसके जो भी ब्रांड जो जिस तरह से मासिस पे लोग मिसगाइड करते हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर से लेके वो सब जो उसमें फंस जाते हैं। एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर बाय मैन्युफैक्चरर्स विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक, जो मस्ती उन लोग आज से 2 साल पहले कर रहे थे, अभी मेरी राय में वैसे उन लोग मस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज पेनल्टी होगी। वो सिर्फ उसको मैन्युफैक्चरर को ही नहीं, ब्रांड एम्बेसडर्स को भी, और हेफ्टी पेनल्टीज कंज्यूमर काउंसिल जो वो लगा सकती है। वो अप्रोच क्या है कि तुम धंधा बेशक करो, पर धंधे में नीति लाओ, और इट हैज टू बी डन विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी। और जो फाइल्स को भी है, जो फाइलिंग से लेके वो है वो किया जा रहा है। साथ साथ में मीडिएशन को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। झगड़ा होने से बजाय, झगड़ा करने से बजाय आप मीडिएटर के साथ बैठो, वो भी प्रोविजन दिया गया, वो बहुत अच्छा प्रोविजन है। यानी दोनों की बात सुने, लॉ के प्रोविजन क्या है वो कंसिडर करे, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करे। इससे क्या होता है कि काम का अनवांटेड लिटिगेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और दोनों एक दूसरे की पार्टी को समझिए, कोशिश करें, और उससे वो रास्ता कुछ निकाले। तो ये मेरे व्यू से रेरा इसके और इसके, रेरा भी वेरी पावरफुल हैप्पी पेनल्टीज दे रहा है, उससे जजमेंट्स भी फास्ट आने लगे हैं। बट लेट मी टेल यू, इन माय व्यू रेरा इज टिल्टेड अगेंस्ट द बिल्डर, बिकॉज देयर अप्रोच क्या है कि कोई भी हाल में प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, ये रेरा का फोकस है। कंज्यूमर फोकस, कंज्यूमर कोर्ट्स आर नॉट कंसर्न चाहे वो प्रोजेक्ट पूरा हो गए या ना। और बेस्ट पार्ट कंज्यूमर में क्या है, उसमें स्टेट में क्रिमिनल एक्शन हो जाती है बिल्डर पे, और कुछ भी हो गए तो उसको जेल भी जाना पड़ता है। सो कंज्यूमर से आदमी लोग बहुत डरते हैं। कंज्यूमर में ऑर्डर्स इंप्लीमेंट फास्ट होते हैं। रेरा में अनफॉर्चुनेटली नया नया बच्चे का जन्म हुआ है, और उसमें डिफिकल्टीज बहुत आ रही है, और खास मेजर डिफिकल्टी ये आती है कि जो कोर्ट ऑर्डर देते हैं रेरा का, तो ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना करे ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रोसीजर को इम्प्रूवमेंट की बहुत ही जरूरत है। बिकॉज यहाँ से
वहां से उधर, उधर से वापस तीसरी जगह घूमते रहते हैं। रेरा में ऑर्डर पास होते हैं, फिर कलेक्टर के पास जाते हैं, कलेक्टर तलाटी के पास जाता है, और वो हर जगह पे जो है ना टिपिकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसा है वो आप लोग को मालूम है। इतने साल में मुझे नहीं लगता 15 या 20% ऑर्डर भी रेरा के इम्प्लीमेंट हुए हैं, जहाँ पे रेरा और जो बिल्डर इज नॉट कॉपरेटिंग। क्या कॉपरेट होता है उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, पर इधर कॉपरेट नहीं होता है तो 10% ऑर्डर भी मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। Of course, RERA is doing a very good job. गौतम चैटर्जी यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं अच्छी तरह से करते हैं, और महाराष्ट्र का जो अप्रोच है वो सारे अपने दूसरे सारे स्टेट्स उसको फॉलो करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में महाराष्ट्र इज वेरी गुड कंपेयर टू अदर स्टेट्स। बट nowadays other states are also state where they are debarring and levying hefty fines on builders, and that is a good sign. So जो मस्ती चल रही थी वो रेरा में भी मस्ती अभी कम हो रही है, बट रेरा इज बाय एंड लार्ज टिल्टेड टुवर्ड दिस थिंग। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, इसलिए इंटरप्रिटेशन में भी फर्क गिर रहा है, और कॉमन यार्डस्टिक्स उतनी नहीं है, बट फिर भी रेरा के आने से बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंसी आ गया है। और कानून में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि जजमेंट जल्दी आना चाहिए। रेरा में जजमेंट्स बहुत फास्ट है, और रेरा में सब पब्लिक क्यों डरती है बिल्डर्स लोग, बिकॉज जो पेनल्टी है ना इट इज लिंक टू परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और प्रोजेक्ट कॉस्ट आप जानते हो इनवेरिएबली करोड़ों रुपए में होती है, और बड़े बड़े hefty अमाउंट लैक्स एंड करोड़ रुपीज के पेनल्टी के भी ऑलरेडी दिए गए हैं। आज उसमें कंप्लायंसेस भी ज्यादा है, और बिल्डर्स लोग कई बार रजिस्टर नहीं कर रहे थे, क्या नहीं करते थे। अब वो दिन गए, और अभी सबको इन द डेज टू कम यू विल सी, अभी आज जो आने वाले दिनों में है, द कैटेगरी ऑफ बिल्डर्स विच विल बी कमिंग विल बी मोर अकाउंटेबल, मल्टीनेशनल, एंड जो लोग जो बिल्डर्स की कैपेसिटी है इनिशियल में hefty कॉस्ट लगाने के पैसे लगा रहे हैं, वैसे बिल्डर्स अभी आएंगे। उसकी रेरा की वेबसाइट में काफ़ी डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत एकदम एकदम ज़्यादा हो गई है। जितना बिल्डर कुछ भी करता है उसको इमीडिएटली वेबसाइट पे लोड करना पड़ता है, और वो लोड करता है तो कोई भी आम आदमी एक पैसा भी दिए बगैर तो सब देख सकता है, स्टडी कर सकता है। और ये एक बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए। और मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बिल्डर को बेशक 2 पैसा कमाने का भी मौका देना चाहिए, और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले बिल्डर्स को देखना चाहिए, उसके प्रोजेक्ट्स कैसे हो, उसका बेस्ट थिंग है उसके जो लोग ने आपके आगे फ्लैट परचेस किए हैं उन लोग का क्या तजुर्बा है वो आपको देखना चाहिए। और अच्छी टीम लीगल की, आर्किटेक्ट की, इंजीनियर्स की रहती है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड प्रोडक्ट। एंड बिल्डर जो अच्छा बिल्डर रहेगा तो उसको खुद का नाम की भी परवाह रहती है। और अभी कम्युनिकेशन माध्यम ऐसा हो गया है कि इंटरनेट के, गूगल पे, ये सब चीज की वजह से बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस हैव गॉन, और जो आदमी बम्बई में बैठा है वो दिल्ली के अपने दोस्त के साथ भी 2 मिनट में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है, और इससे बहुत ही फायदा हो रहा है। बिल्डर्स को भी अपना नाम वर्ल्ड वाइड सोचना पड़ता है, पहला नहीं है कि बम्बई का बिल्डर है इधर माल बेचा वो वहाँ वाले को मालूम नहीं गिरेगा। सोशल मीडिया ने बहुत ही अच्छा पार्ट किया है, एंड देयर इज मोर ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन अ बेटर मैनर। और मैं आपको यही कहूँगा कोई भी चीज़ होती है तो दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्डर जब भी प्रॉपर्टी बेचता है उसकी जिम्मेदारी है वो पोजीशन की डेट बताए, और कोई डिफिकल्टी आती है तो डेफिनेटली उसमें डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड करना पड़ता कर सकते हैं, और रेरा में एक डेट एक्सटेंड करने का प्रोविजन है, बट बाय एंड लार्ज उसके लिए भी कॉम्पेंसेशन आपको मिल सकता है। और डेफिनेटली प्रॉपर्टी लॉज जो पहले थे, आप देखोगे कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, और अभी 2018 तक देखे इतने साल, और करीबन 60 से 70 साल तक प्रॉपर्टी लाइन में कोई रूल्स जैसी नाम की चीज नहीं थी मेरी राय में। आज 1 रुपए का टेलीफोन कॉल करते हैं तो ट्राई एक अच्छी अथॉरिटी है जो कंट्रोल करती है, तो प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपया है तो उसमें कोई कंट्रोल था नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आ रहा है। आप सब जानते हो कि पॉलिटिशियन भी रियल एस्टेट में पैसा पार्क करते हैं, और ऐसा एक इम्प्रेशन है
कि 2 नंबर के पैसे अच्छी तरह से पार्क हो जाते हैं प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी के रूल्स कितने भी बने हैं पर उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना आसान नहीं रहा है, और कोई के कानून अच्छे भी बने थे तो भी वो कोई भी वजह से निकल गए, जैसे कि 10 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी, 75 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी तो पहले परमिशन लेनी चाहिए। तो उससे भी काफी वो कंपोनेंट अच्छा हुआ था, वो कोई भी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि ये कानून निकाल देना चाहिए। ऐसे बाय एंड लार्ज कई बार अपन ने देखा है कि बिल्डर्स लोग का पावर ज्यादा रहता है, चाहे एक्स गवर्नमेंट है या वाई गवर्नमेंट है, दे आर एबल टू पुट अप देयर पॉइंट्स। और बाय एंड लार्ज मैं अभी इतना कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी लाइन में जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, परचेजर हैज बिकम मोर पावरफुल देन व्हाट ही वाज। मैं रमेश जी का और सुनील जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मंतव्य रखने का मौका दिया, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ humble social worker of Mahasewa. Thank you, friends.